अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर नंबर 4 दैट इज़ ह्यूमन हेल्थ। आज हम इसका फोर्थ लेक्चर स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि किस तरह से फूड हमारी हेल्थ को मेंटेन करती है और वो कौन से इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं जो हमारी हेल्थ को इन्फ्लुएंस करते हैं और हम किस तरह इस पर काबू पा सकते हैं। तो इसका फर्स्ट जो टॉपिक है वो है फूड एंड इट्स मेजर कंपोनेंट्स। स्टूडेंट्स, फूड हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि हमें डेली जो भी एक्टिविटीज़ करनी होती हैं हमें उसके लिए एनर्जी चाहिए होती है और वो एनर्जी हमें फूड से मिलती है। तो अगर हम इसके कंपोनेंट्स की बात करें तो आप फिगर 4.1 में देख सकते हैं फूड में मौजूद इम्पोर्टेंट कंपोनेंट्स दिए गए हैं, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, वाइटामिन और मिनरल सॉल्ट्स। इसके अलावा वाटर भी बहुत इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है। तो हम वन बाय वन सब कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ते हैं कि इनके क्या सोर्सेज हैं और ये कौन कौन से इम्पोर्टेंट फंक्शंस प्ले करते हैं हमारी बॉडी में। तो सबसे पहले है वाटर। वाटर हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम फूड के बगैर तो कई दिनों तक, इवन एक मंथ तक भी ज़िंदा रह सकते हैं, लेकिन पानी के बगैर हम ज़्यादा दिन तक ज़िंदा नहीं रह सकते। तो हमारी बॉडी का जो ज़्यादातर हिस्सा है वो भी वाटर पर मुश्तमिल है, ठीक है। यानी हमारी बॉडी में 60% से भी ज़्यादा वाटर पाया जाता है। तो कौन से इम्पोर्टेंट फंक्शंस हैं जो वाटर प्ले करता है हमारी बॉडी में। तो फर्स्ट तो ये है कि हमारी बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करता है। इसके अलावा वाटर एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट भी है, यानी ये बहुत सारे केमिकल्स को अपने अंदर डिसॉल्व कर लेता है और हमारी बॉडी में होने वाले बहुत सारे केमिकल रिएक्शन भी वाटर की मौजूदगी में होते हैं, उनमें वाटर एज अ मीडियम एक्ट करता है। और सेल में होने वाली मेटाबॉलिज्म में भी वाटर हेल्प करता है। इसके अलावा एक तो ये न्यूट्रिएंट्स को तमाम बॉडी सेल्स में ट्रांसपोर्ट करता है। इसके अलावा जितने भी वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं, जितने भी वेस्ट होता है बॉडी में, उसको ये एक्सक्रीट करता है। और इसके अलावा ये इंटरनल बॉडी ऑर्गन्स और जॉइंट्स वगैरह में एज अ लुब्रिकेंट यूज होता है। नेक्स्ट है कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, क्योंकि ये जैसे आपको नेम से ही पता चल रहा है, कार्बो मीन्स कार्बन और हाइड्रेट्स मीन यानी इसमें हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है। और ऐसे तमाम कंपाउंड जिनमें कार्बन हाइड्रोजन प्रेजेंट हो हम उनको ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट्स के सोर्सेज क्या हैं। कार्बोहाइड्रेट्स के सोर्सेज हैं वीट, राइस, पल्सेस, शुगर केन, पोटैटो, व्हीट, ये इसके इम्पोर्टेंट सोर्सेज हैं। प्लांट्स में सेल्यूलोज इन वुड और कॉटन और पेपर, एनिमल्स के मसल्स में ये स्टार्च की फॉर्म में प्रेजेंट होता है। इसके अलावा मिल्क में जो लैक्टोज मौजूद होती है जो कि एक शुगर है, वो भी कार्बोहाइड्रेट है। और इसी तरह सुक्रोज भी एक कार्बोहाइड्रेट है। तो कार्बोहाइड्रेट्स का रोल क्या है हमारी बॉडी में, ये हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है, ठीक है। इट इज़ द सोर्स ऑफ एनर्जी। यानी अगर 1 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट हो तो उससे हमें ऑलमोस्ट 3.8 किलो कैलोरीज एनर्जी मिलती है। नेक्स्ट है फैट्स। फैट्स को हम लिपिड्स भी कहते हैं और लिपिड्स जो है उनको 2 टाइप्स में डिवाइड किया जाता है, फैट्स और ऑयल में। तो फैट्स और ऑयल में क्या डिफरेंस है। फैट्स जो हैं वो सॉलिड होते हैं रूम टेम्परेचर पर, जबकि ऑयल्स जो हैं वो रूम टेम्परेचर पर लिक्विड होते हैं। इसके अलावा जो सेकेंड डिफरेंस है इनमें वो ये है कि फैट्स हम एनिमल्स से ऑब्टेन करते हैं जबकि ऑयल्स हम प्लांट से ऑब्टेन करते हैं। मोस्टली जो इसके सोर्सेज हैं वो है बटर, क्रीम, कॉर्न ऑयल, घी। स्टूडेंट्स, कार्बोहाइड्रेट्स की तरह फैट्स भी एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो कि कार्बन और हाइड्रोजन के मिलने से बनता है। तो अगर हम इसको देखें कि फैट्स किस तरह से बनते हैं, फैट्स ग्लिसरॉल और फैटी एसिड्स के मिलने से बनता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ग्लिसरॉल का फार्मूला और फैटी एसिड्स का फार्मूला। तो यहाँ पर अगर देखें ग्लिसरॉल में 3 कार्बन्स हैं और ये 3 कार्बन्स और इसके अलावा हाइड्रोजन है और यहाँ पर आपको OH यानी हाइड्रोक्सिल ग्रुप नज़र आ रहा है। तो इसी तरह ग्लिसरॉल और फैटी एसिड में क्या होता है कि इसका OH ग्रुप और इस जो फैटी एसिड है इसका हाइड्रोजन जो है ये दोनों मिलकर वाटर को रिलीज कर देता है और इनके दरमियान इस तरह से बॉन्ड बन जाता है। तो इस तरह से ये जो कंपाउंड बनता है इसको हम फैट्स कहते हैं, जो कि ग्लिसरॉल और फैटी एसिड्स के मिलने से बना है। स्टूडेंट्स, अगर हम देखें कि फैट्स हमारी बॉडी में कौन से इंपॉर्टेंट फंक्शंस प्ले करता है, तो एक तो ये सोर्स ऑफ एनर्जी है, यानी कार्बोहाइड्रेट्स की तरह फैट्स भी हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, लेकिन कार्बोहाइड्रेट्स की निस्बत ये हमें ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करते हैं।
इसके अलावा ये हमारी स्किन के नीचे इकट्ठे हो जाते हैं और हमारी बॉडी की जो हीट होती है उसको कंजर्व करते हैं। और इसके अलावा ये हार्ट, लिवर और किडनी को इंजरी से प्रोटेक्ट करते हैं। नेक्स्ट है प्रोटीन्स। स्टूडेंट्स, वाटर के बाद हमारी बॉडी में सबसे ज़्यादा जो पाए जाने वाला केमिकल सब्सटेंस है वो प्रोटीन्स हैं, क्योंकि हमारी बॉडी में मौजूद मसल्स, टिश्यूज़ और ब्लड प्रोटीन के बने होते हैं। तो प्रोटीन जो है वो किस तरह से बनती हैं या प्रोटीन्स क्या होती हैं? प्रोटीन्स आर मेड अप ऑफ 20 डिफरेंट टाइप्स ऑफ अमाइनो एसिड्स। अमाइनो एसिड्स क्या होते हैं ये आप डायग्राम में देख सकते हैं, ये अमाइनो एसिड्स का फॉर्मूला है। तो प्रोटीन इन अमाइनो एसिड्स के मिलने से बनती है। स्टूडेंट्स, प्रोटीन हम प्लांट्स और एनिमल्स दोनों से हासिल करते हैं। इनमें हम अगर देखें तो मिल्क, एग, मीट और फिश जो एनिमल सोर्सेज हैं, और वीट, बीन्स और पल्सेस जो हैं वो इसके प्लांट सोर्सेज हैं। अगर हम प्रोटीन्स के फंक्शंस की बात करें तो एंजाइम्स और हार्मोन्स भी प्रोटीन के बने होते हैं। और इसके अलावा हीमोग्लोबिन जो कि हमारी बॉडी में ऑक्सीजन को तमाम सेल्स में सप्लाई करती है, वो भी एक प्रोटीन है। स्टूडेंट, यहाँ पर हमने बात की है एंजाइम्स और हार्मोन्स की। तो एंजाइम्स क्या होते हैं? तो एंजाइम एक ऐसा सब्सटेंस है जो हमारी बॉडी में बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस को स्पीड अप करने के लिए यूज़ होता है। और हार्मोन्स केमिकल मैसेंजर होते हैं जिन्हें हमारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स सेक्रेट करते हैं, और ये ब्लड के थ्रू अपना जो भी इनका साइट ऑफ एक्शन होता है, यानी जहाँ पर जाकर इन्होंने अपना फंक्शन परफॉर्म करना होता है, उन टारगेट सेल तक पहुँचकर ये अपना फंक्शन परफॉर्म करते हैं। नेक्स्ट है वाइटामिन्स। वाइटामिन्स क्या होते हैं इसकी डेफिनेशन को अंडरलाइन कर लें। दीज आर द ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस विच आर नीडेड इन द बॉडी इन फ्रैक्शंस ओनली। स्टूडेंट्स, वाइटामिन्स ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस हैं जो कि हमारी बॉडी को बहुत स्मॉल अमाउंट में चाहिए हो। अगर हमारी बॉडी में वाइटामिन्स की डेफिशिएंसी हो या ये एक्सेस अमाउंट में प्रेजेंट हो, दोनों केस में ये डिजीज़ कॉज करते हैं। वाइटामिन्स की 2 टाइप्स हैं। एक है फैट सोल्युबल वाइटामिन जो कि हैं विटामिन ए, डी, ई और के, और सेकेंड है वाटर सोल्युबल वाइटामिन जिनमें आ जाते हैं विटामिन बी और विटामिन सी। तो पहले हम पढ़ लेते हैं फैट सोल्युबल वाइटामिन के बारे में। फर्स्ट है विटामिन ए। विटामिन ए ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में जो सब्ज पत्ते वाले सब्जियां होती हैं जैसे कि गाजर, पालक, मटर, गोभी और टमाटर में पाया जाता है। इसके अलावा ये वीट, कॉर्न, क्रीम, बटर और कॉड लिवर ऑयल मीन्स जो मछली के जिगर का ऑयल होता है, और इसके अलावा ये जानवरों की कलेजी में पाया जाता है। विटामिन ए मेटाबॉलिज्म और हमारी बॉडी की ग्रोथ को कंट्रोल करता है। तो अगर विटामिन ए की डेफिशिएंसी होगी तो ये नाइट ब्लाइंडनेस कॉज करता है। यानी नाइट ब्लाइंडनेस में क्या होता है कि जो पेशेंट होता है उसको रात को नज़र नहीं आता। इसके अलावा ये बहुत सारी स्किन और डेंटल डिजीज़ भी कॉज करता है। नेक्स्ट है विटामिन डी। स्टूडेंट्स, विटामिन डी का जो चीपेस्ट सोर्स है वो सन है, यानी हमारी स्किन की ये एबिलिटी है कि वो सनलाइट की प्रेजेंस में विटामिन डी को सिंथेसाइज करती है। इसके अलावा जो सोर्सेज हैं वो हैं मिल्क, बटर, क्रीम और एग योक। तो स्टूडेंट्स, विटामिन डी का क्या फंक्शन है कि ये हमारी बोन फॉर्मेशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। इसके अलावा ये कैल्शियम को एब्जॉर्ब करती है। इस तरह से ये हमारी हड्डियों को मजबूत बनाती है। तो विटामिन डी की डेफिशिएंसी से क्या होता है कि हड्डियाँ वीक हो जाती हैं, सॉफ्ट हो जाती हैं और डिफॉर्म हो जाती हैं, मीन्स मुड़ जाती हैं। तो बच्चों में इस डिज़ीज़ को जो कि विटामिन डी की डेफिशिएंसी की वजह से होती है इसको रिकेट्स कहते हैं, और अडल्ट्स में हम इसे ओस्टियोमेलेशिया कहते हैं। नेक्स्ट है विटामिन ई। स्टूडेंट्स, विटामिन ई के जो सोर्सेज हैं वो हैं सीड्स, वीट और एग। इसके अलावा ये ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में भी पाए जाते हैं। विटामिन ई की डेफिशिएंसी से मस्कुलर और नर्वस डिसऑर्डर होता है, यानी विटामिन ई की डेफिशिएंसी हमारे मसल्स और हमारे ब्रेन को अफेक्ट करती है। नेक्स्ट है विटामिन के। विटामिन के हम ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स से लेते हैं जैसे कि पालक। इसके अलावा ये मीट में भी स्मॉल अमाउंट में प्रेजेंट होता है। स्टूडेंट्स, विटामिन के का क्या रोल है कि ये ब्लड क्लोटिंग को यानी खून को जमने में मदद करता है। तो अगर किसी भी पर्सन में विटामिन के की डेफिशिएंसी होगी तो उसकी वजह से क्या होगा, जो ब्लड क्लोटिंग का मैकेनिज्म है, ब्लड क्लोटिंग का जो प्रोसेस है वो स्लो डाउन हो जाएगा। नेक्स्ट है वाटर सोल्युबल विटामिन्स। फर्स्ट है विटामिन बी। विटामिन बी को हम विटामिन बी कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं क्योंकि ये बहुत सारे केमिकल कंपाउंड्स के मिलने से बनता है, जैसा कि इसमें होते हैं विटामिन B1, B2, B6 एंड B12। तो हम देख लेते हैं कि विटामिन B1 क्या होता है। विटामिन B1 को हम वीट, इसके अलावा हम इसको वेजिटेबल्स, आमंड से
हैं, और इसके अलावा ये हमारे लीवर, हार्ट और किडनी में लार्ज अमाउंट में पाया जाता है। तो विटामिन B1 की डेफिशिएंसी जो है वो मसल्स को वीक कर देती है और इस डिजीज़ को हम बेरी कहते हैं। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है विटामिन B2। विटामिन B2 को हम क्रीम, बटर, एग्स, मिल्क और इसके अलावा मीट से भी लेते हैं। ये हमारे लिवर, हार्ट, किडनी में लार्ज क्वांटिटी में पाया जाता है। स्टूडेंट्स, विटामिन B हीमोग्लोबिन को सिंथेसाइज करता है। इसके अलावा ये डाइजेशन और नर्वस सिस्टम की प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए भी ज़रूरी होता है। तो अगर हमारी बॉडी में विटामिन B2 की डेफिशिएंसी होगी तो इससे क्या होगा, ब्लड की डेफिशिएंसी हो जाती है और इस डिजीज़ को एनीमिया कहते हैं। और इसके अलावा विटामिन B2 की डेफिशिएंसी बच्चों में ग्रोथ को भी अफेक्ट करती है। नेक्स्ट है विटामिन B12। विटामिन B12 को हम मिल्क, एग्स और लीवर से लेते हैं। इसके बाद है विटामिन C। विटामिन C जो है मोस्टली सिट्रस फ्रूट में पाया जाता है, जैसे कि ग्रेप्स, ऑरेंज और इसके अलावा ये बनाना और लेमन में पाया जाता है। इसके अलावा ये बहुत सारी वेजिटेबल से भी हासिल होता है। स्टूडेंट्स, विटामिन C की डेफिशिएंसी जो डिजीज़ कॉज करती है उसको स्कर्वी कहते हैं, यानी इसमें सूड़ों से खून आने लगता है। नेक्स्ट है मिनरल सॉल्ट। फूड में मौजूद ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अलावा बहुत सारे दूसरे इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी होते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, जैसे कि कैल्शियम, आयरन, आयोडीन, सोडियम, पोटेशियम। तो पहले हम देख लेते हैं कि कैल्शियम का क्या रोल है। कैल्शियम प्ले अ वाइटल रोल इन द ब्लड क्लोटिंग, ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्स, कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ मसल्स एंड फॉर्मेशन ऑफ बोन्स। कैल्शियम जो है वो ब्लड क्लोटिंग, इसके अलावा इम्पल्स को ट्रांसमिट करने में और मसल्स को सिकुड़ने और फैलने में हेल्प करता है। इसके अलावा बोन फॉर्मेशन में भी कैल्शियम इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। नेक्स्ट है आयरन। Iron is a part of hemoglobin, which is a transport protein and helps in the transport of oxygen to all the body cells. Deficiency of iron leads to anemia. स्टूडेंट्स, हीमोग्लोबिन जो कि एक प्रोटीन है, आयरन भी इसका पार्ट होता है जो कि तमाम बॉडी सेल्स को ऑक्सीजन सप्लाई करती है। तो किसी भी पर्सन में आयरन की डेफिशिएंसी एनीमिया कॉज करती है। नेक्स्ट है आयोडीन। आयोडीन इज रिक्वायर्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ थायरोक्सिन इन द थायराइड ग्लैंड। डेफिशिएंसी ऑफ इट कॉजेज गॉइटर एंड रिटार्ड्स मेंटल ग्रोथ। स्टूडेंट्स, हमारे थायराइड ग्लैंड को थायरोक्सिन हार्मोन सीक्रेट करने के लिए आयोडीन की ज़रूरत होती है। तो अगर आयोडीन की डेफिशिएंसी होगी तो ये डिजीज़ कॉज करती है, जिसे हम गॉइटर कहते हैं। इसके अलावा ये मेंटल ग्रोथ को भी अफेक्ट करती है। नेक्स्ट है सोडियम एंड पोटेशियम। सोडियम एंड पोटेशियम प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन जनरेटिंग नर्व इम्पल्स। सोडियम एंड क्लोराइड कंट्रोल डिफरेंट फंक्शंस ऑफ बॉडी। स्टूडेंट्स, सोडियम और पोटेशियम नर्व इम्पल्स को जनरेट करने के लिए यूज़ होती है। इसके अलावा क्लोराइड्स बॉडी के बहुत सारे फंक्शंस को कंट्रोल करता है। लास्ट है फ्लोराइड्स। फ्लोराइड्स आर एसेंशियल फॉर हेल्दी डेवलपमेंट ऑफ टीथ। फ्लोराइड्स दांतों की हेल्दी डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी होते हैं। नेक्स्ट है फूड एंड एनर्जी। स्टूडेंट्स, फूड और एनर्जी का क्या लिंक है, क्योंकि फूड हमें अपनी बहुत सारी डेली एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है और वो एनर्जी हमें फूड से मिलती है। जैसे कि अभी हमने कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स के बारे में पढ़ा कि दे ऑल आर द सोर्स ऑफ एनर्जी। के 1 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट से हमें 4.1 किलो कैलोरीज ऑफ एनर्जी मिलती है। इसके अलावा फैट से हमें इससे डबल अमाउंट में एनर्जी मिलती है। तो फूड से ऑब्टेन होने वाली एनर्जी को हम कैलोरीज में मेजर करते हैं। सो इसको अंडरलाइन कर लें, कैलोरी इज़ द यूनिट ऑफ एनर्जी, यानी एनर्जी का यूनिट कैलोरी है। तो टेबल 4.1 में डिफरेंट फूड आइटम्स में मौजूद अमाउंट ऑफ एनर्जी गिवन है। बहुत सारे फैक्टर्स जैसे कि किसी भी पर्सन का बॉडी वेट, उसका क्लाइमेट, उसकी एज, ये डिपेंड करती है कि उसको कितने अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए है। ठीक है, जैसे कि आप टेबल 4.2 में देख सकते हैं, यहाँ पर डिफरेंट स्टेजेस की एनर्जी डिमांड दिखाई गई है। यहाँ पर अगर आप देखें एज 1 to 3 तो उसको कितनी डेली एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, 1200 किलो कैलोरीज। इसी तरह एज 4 to 6 के लिए 1600 किलो कैलोरीज, 7 to 9 के लिए 2000 किलो कैलोरीज और इस तरह 10 से 12 के लिए 2500 किलो कैलोरीज एनर्जी चाहिए होती है। स्टूडेंट्स, बच्चों को बड़ों से ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है क्योंकि एक तो उनका जो ग्रोथ का प्रोसेस हो रहा होता है, एक तो उनको ग्रोथ के लिए और दूसरा ये होता है कि उनकी
फिजिकल एक्टिविटीज़ ज़्यादा होती हैं बड़ों की निस्बत, इस वजह से उन्हें ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है। इसी तरह अडल्ट्स को ओल्ड की निस्बत ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है क्योंकि वो उनकी निस्बत कम फंक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं। इसके अलावा मर्दों को औरतों से ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है। इसी तरह मजदूरी करने वाले मर्दों को, जो कम काम करने वाले मर्द होते हैं, उनकी निस्बत ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है। और इसी तरह प्रेग्नेंट या फीड करवाने वाली मदर्स को आम औरतों की निस्बत ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है। इसी तरह हॉट क्लाइमेट में रहने वाले लोगों को कोल्ड क्लाइमेट की निस्बत कम एनर्जी की ज़रूरत होती है। इसकी वजह यह है क्योंकि हमारी बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस है, इसलिए कोल्ड एरियाज़ में लोगों को अपने बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए, उसको कांस्टेंट करने के लिए ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है। स्टूडेंट्स, आज हमने जो टॉपिक पढ़े उनके क्वेश्चंस के आंसर मार्क कर लें। क्वेश्चन नंबर 5 है, राइट अ नोट ऑन इम्पोर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ फूड। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर पेज नंबर 40 पर है। आप यहाँ से इसका आंसर स्टार्ट करोगे और इसको पेज नंबर 43 पर यहाँ तक लिखोगे। क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हाट डू यू नो अबाउट प्रोटीन्स। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर आप यहाँ से लेकर यहाँ तक लिखोगे। क्वेश्चन नंबर 7 है, व्हाट आर विटामिन्स, डिस्क्राइब देम इन डिटेल। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर आप यहाँ से लेकर यहाँ तक लिखोगे। स्टूडेंट्स, आपने इन क्वेश्चंस को अच्छे तरीके से लर्न करना है और इनको अपनी नोटबुक पर लिख भी लेना है। अल्लाह हाफिज़।